बस्तर में बीते दिनों माओवादियों का एक ऐतिहासिक वापसी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी कहा कि ये आत्मसमर्पण नहीं, उनका पुनर्वास है और इसलिए मैं उसे माओवादियों की वापसी कह रहा हूं। और वो ऐतिहासिक वापसी उसके बाद आज एक बार फिर से दोहराई गई है। हालांकि जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आज रुपेश, जो कि उनका असली नाम सतीश उर्फ टकल्लापल्ली वासुदेव राव है, वो उन्होंने अपने लगभग 210 साथियों के साथ में बीते दिनों जगदलपुर में एक बड़े कार्यक्रम के तहत वापसी किया था और अपने सारे ऑटोमेटिक वेपन भी उन्होंने सरकार के हाथ सौंपे थे। ठीक ही उसी तर्ज पर आज कांकेर जिले में भी 21 माओवादियों ने अपने ऑटोमेटिक हथियार जो है वो पुलिस को सौंप दिए और उन्होंने भी वापसी करने का, मतलब कि मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। क्या है पूरी जानकारी और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब से माओवाद का इतिहास है, दंडकारण्य में बोल दीजिए या भारत में बोल दीजिए, मुझे लगता है इसके पहले होगा तो मुझ तक जानकारी कम है। और जब से मैं जान रहा हूँ, जितना मैं जान रहा हूँ, मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि हालांकि इसके पहले 2004 में भी माओवादियों और सरकार के बीच बातचीत का एक माहौल बना जरूर था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, वो अलग बात थी। लेकिन ये पहली बार है कि माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष को विराम करने के लिए, माओवादी मतलब उनके एक धड़े ने, क्योंकि माओवादी अब कुछ अलग अलग धड़ों में बढ़ गए हैं जो कि साफ नजर आ रहा है। इस पर पहले हम संदेह जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पर दो धड़े में नजर आ रहा है। उसमें से एक धड़ा जिसका नेतृत्व पुलिस ब्यूरो वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा कर रहे थे, उन्होंने लगातार पत्र लिखा कि सशस्त्र संघर्ष को विराम देना चाहिए और आगे चल के उन्होंने इस पर आगे अमल भी किया। वो अपने 60 साथियों के साथ सबसे पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हथियार महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथों में सौंपा और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद जो पहले कभी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सीनियर मेंबर रहे और 2024 में जिन्हें सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना दिया गया, टकल्लापल्ली वासुदेव राव अलियास सतीश, और हाल में उन्हें एक नए नाम से जाना जाने लगा जब से उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया, रुपेश के नाम से। और रुपेश के नाम से सभी जानते हैं तो वो इसी नाम से भी पुकार लेते हैं। तो रुपेश ने अपने लगभग 158 साथियों के साथ में बीजापुर के भैरमगढ़ से बाहर निकले और उनके कुछ साथी कांकेर में उनके एक दिन पहले ही बाहर आए थे और इन सभी को मिलाकर लगभग 210 माओवादी थे जिन्होंने अपने हथियार सरकार के हाथ सौंपा। उसके बाद गृह मंत्री ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ये आत्मसमर्पण नहीं है, ये माओवादियों का पुनर्वास है, मुख्य धारा में लौटना है। उसके तर्ज पर आज कांकेर जिले में 21 माओवादी अपने हथियार लेकर बाहर आए हैं और ठीक उसी तरह से उनका भी पुलिस के बड़े अधिकारी उन्हें लेने के लिए पहुंचे हुए थे एक निश्चित स्थान पर। और हालांकि अभी उन सारे माओवादियों को मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया है, लेकिन बस्तर आईजी ने इस पर एक बयान देते हुए प्रारंभिक जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि कुछ समय के बाद उन्हें मीडिया के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ऑब्जर्वेशन में इन माओवादियों को भी रखा गया है, रुपेश और उनके साथियों को जगदलपुर में, लेकिन और उनसे भी मीडिया को अब मिलने नहीं दिया जा रहा है, अभी तक नहीं मिलने दिया जा रहा है। हालांकि हम साथ में गए हुए थे उस दौरान तो हमने बातचीत कर ली थी, लेकिन बाकी के पत्रकारों को मिलने का मौका नहीं मिला। इस दौरान माओवादियों ने जो दो धड़े में बंट गए हैं, एक धड़ा जिसमें दक्षिण बस्तर का भी इलाका शामिल है और साथ ही साथ तेलंगाना के जो माओवादी हैं उनके द्वारा फिर से अभय के नाम से एक प्रेस नोट जारी किया गया जो मैंने आपको पहले दिखाया है, जिसमें माओवादियों ने रुपेश और सोनू दादा और उनके तमाम साथियों को गद्दार कहते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं इस गद्दार कहे जाने से थोड़ा सा आहत हुए रुपेश और उन्होंने फिर एक 30 मिनट का वीडियो जारी किया जो आपने कल देखा होगा, जिसे हमने प्रसारित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो गद्दार नहीं है, परिस्थितियां क्या है इसको सबको समझना होगा। उन्होंने इसके बावजूद गद्दार कहने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों को गलत नहीं स्वीकार कह रहा हूँ, उनके नज़र में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन परिस्थिति को समझना होगा। उन्होंने ये भी अपील की कि आपको भी परिस्थिति समझनी होगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने ये बात ऐसा नहीं कि एक बैग लिया ये फैसला, इसके पहले से कई लंबे अरसे से इस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन
जो सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की जो बैठक होती थी उसमें इस मामले को दबा दिया जाता था कुछ लोगों के द्वारा। और इस तरह से उन्होंने माओवादियों के बीच एक तरीके से ये खुलासा किया कि उनके भी सेंट्रल कमेटी की बैठक में बहुत सारी चीज़ें ठीक ढंग से होती नहीं है। इसका खुलासा रूपेश ने किया। हालांकि उन्होंने अब मुख्य धारा का रास्ता चुना है, तो उनकी बातों को हो सकता है कि माओवादी काट दें, लेकिन माओवादियों का भी पत्र का भी इंतजार होगा कि कल के आधे घंटे के वीडियो पर माओवादी अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। खैर, इसके साथ ही ये बात बीते 4-5 दिनों से चल रही थी कि कांकेर जिले में कभी भी 50 की संख्या में माओवादी आ सकते हैं वापस मुख्य धारा में, जिसमें उनका नेतृत्व रामधेर, जो कि हालिया वो भी सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन 50 तो नहीं, आज 21 माओवादी लौटे और इसमें रामधेर नहीं थे जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। ये भी बताया जा रहा है कि रामधेर इस वक्त एमएमसी जोन, मतलब कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो कॉरिडोर है उस इलाके में और उस इलाके की तैयारी करने के लिए या उस इलाके पे विस्तार करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी, शायद इसीलिए वो उस इलाके में गए। हो सकता है कि वो भी जल्द से जल्द वापस मुख्य धारा में लौट जाएं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम बीते दिनों चल रहा था। आज जो 21 माओवादी हैं, इसमें 13 महिला माओवादी हैं और 8 पुरुष माओवादी हैं। इनके पास में ऑटोमेटिक वेपन भी थे जो इन्होंने सौंपे। हालांकि इसमें कुछ डिवीसीएम स्तर के माओवादी हैं 4 और बाकी एरिया कमेटी मेंबर हैं। सभी के नाम तो पुलिस ने अभी उजागर नहीं किए हैं। पुलिस ने कुछ प्राथमिक जानकारी दी है और बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने एक बयान दिया है। पुलिस ने बताया कि 21 माओवादी कैडर हैं जिनके पास 18 हथियार इन्होंने अपने साथ लाकर दिए हैं और ये सभी जो है केसकाल डिवीजन के नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के कुएमारी किस्कोडो एरिया कमेटी से संबंधित हैं, जिसमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल है। ये सबसे बड़ा नाम है 21 माओवादियों में। और इन 21 में 4 डीवीसीएम है, 9 एरिया कमेटी मेंबर। डीवीसीएम का मतलब डिवीजन वाइस कमेटी मेंबर है, पुलिस ने जो बताया, और 9 एसीएम एरिया कमेटी मेंबर, 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं जो वापस लौटे। 13 महिला, 8 पुरुष हैं और साथ ही साथ इन्होंने जो हथियार 18 हथियार लाए, उन हथियारों में 3 AK-47 राइफल है, 4 SLR राइफल, 2 इंसास राइफल और 6 303, 2 सिंगल शॉट राइफल और 1 BGL हथियार भी है। साथ ही साथ इनके पुनर्वास को लेकर अब जो भी सरकारी व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसका आश्वासन भी बस्तर आईजी ने दिया है। बस्तर आईजी ने क्या कहा है बयान, पहले वो आप सुन लीजिए। दिनांक 17 अक्टूबर को बस्तर संभाग के अंतर्गत दंडकारण्य स्पेशल जोन एरिया का उत्तर सब जोनल क्षेत्र की 210 माओवादी कैडर, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, DKZC मेंबर्स रनिता, राजू सलाम, धन्नू और जैसे कुल 210 माओवादी कैडर द्वारा हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे। उन्हें पूरा समाज और शासन ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें पुनर्वास करने के लिए सभी प्रकार का कार्रवाई अभी लगातार जारी है। इस दौरान लगातार हमने अन्य माओवादी कैडर से भी अपील किया, उन्हें भी हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए कर इस अपील को स्वीकार करते हुए आज उत्तर बस्तर डिवीजन के क्षेत्र की केशकाल डिवीजन इलाका का कुएमारी एम किस्कोडा एरिया की कुल 21 माओवादी कैडर, इसमें डिविजनल कमेटी सचिव मुकेश और DVCM रईजू, DVCM कैलाश, इस प्रकार 8 पुरुष एवं 13 महिला माओवादी कैडर, कुल 21 माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग कर अभी समाज मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आए हैं। उन्हें हम स्वागत किया, स्वीकार किया। अभी आने वाला जो समय में उनका जो विधिवत जो पुनर्वास की प्रक्रिया वो भी पूर्ण की जाएगी और उसी हिसाब से उनका तमाम जो सोशल रीइंटीग्रेशन और समाज में उनका पुनः रीइंटीग्रेशन करने का कार्रवाई भी जारी रहेगा। और इस 21 माओवादी कैडर द्वारा टोटल 15 हथियार को भी अपने साथ लेकर रहे थे। उसमें 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास, 6 303 राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन के साथ आए थे। और जो अन्य जो माओवादी कैडर उससे भी हमारा बार बार ये अपील रहेगा, वो भी हिंसा त्याग कर समय रहते हुए समाज मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आना चाहिए। हमारा पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन का जो पहल है उसका काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम अभी विगत दिनों में हमको देखने मिल रहा है। आशा है अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी जो जंगल में जो हथियार लेकर क्षेत्र में अभी उपस्थित है, उन्हें भी हम बार बार अपील करते वो भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए। अन्य तक जिस तरीके से अभी लगातार हमारा अभियान वर्ष 2024 और 25 में जारी रहा, आने वाले समय में नियमित रूप से हमारा अभियान जारी रहेगा और उसका गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। तो सुना आपने, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि किस तरह से केसकाल इलाके का ये जो अधिकतर जो इलाका, अब उत्तर बस्तर का अधिकतर इलाका जिसमें वो बता रहे हैं उत्तर पूर्वी डिवीजन है और साथ ही साथ में
गढ़चिरौली डिवीज़न है, ये पूरा डिवीज़न पूरी तरीके से माओवादियों से खाली हो चुका है। ये दावा बस्तर आईजी सुंदरराज पी का है और साथ ही साथ उनका कहना है कि दक्षिण बस्तर के जो माओवादी हैं, जो मुख्य धारा में आने को तैयार नहीं है, इसके पीछे उन्होंने कल रुपेश का जो बयान था उसका हवाला देते हुए कहा कि किस तरह से सेंट्रल कमेटी के लोग जो बसव राजू की बातचीत थी, जो बीते समय जब वो महासचिव थे और उस दौरान भी इसको लेकर बातचीत होती थी कि अब हथियारबंद संघर्ष पर विराम दे दिया जाए, तो इस बात को कैसे निचले कैडर तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। इस बात का दावा भी बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने किया और उन्होंने ये भी बताया कि रुपेश ने जो वीडियो जारी किया है उसके आधार पर वो बोल रहे हैं कि माओवादी संगठन में किस तरह से बातें नीचे नहीं आ पा रही हैं। फिर बस्तर आईजी ने यह भी दावा किया कि उनकी कोशिश है कि वो जो रुपेश की बात है या जो ये हथियारबंद संघर्ष के विराम देने की बात है उसे निचले कैडर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि निचला कैडर भी दक्षिण बस्तर का लौट कर आए। इसमें दक्षिण बस्तर में पश्चिम बस्तर डिवीजन, दक्षिण बस्तर और जिसमें दरभट डिवीजन है, ये सारे डिवीजन है और साथ ही साथ ये जो छत्तीसगढ़ के इलाके में सक्रिय माओवादियों का जो धड़ा है, उनके वापस लौटने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बस्तर आईजी ने यह भी दावा किया है कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना ऑपरेशन तो लगातार जारी रहेंगे और ऑपरेशन के दौरान अगर मुठभेड़ होती है तो निश्चित ही तौर पर जवान जिस तरह से मजबूती से ऑपरेशन कर रहे हैं, नुकसान कहीं ना कहीं माओवादियों को ही होगा ऑपरेशन के दौरान। इसका दावा भी बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने किया है। 21 माओवादी वापस आए हैं और हथियारों के साथ आए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये माओवादियों के लिए फिर से एक दूसरा झटका है। इसके पहला वाला झटका भी बहुत बड़ा था, जिसे झेल पाना अभी लंबे समय तक, माओवादियों ने अपने पत्र में भी कहा है कि इसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं की जा सकती। एक तो वैचारिक तौर पर उन्हें नुकसान हुआ है, पोलित ब्यूरो स्तर के माओवादी, आइडियोलॉजिकल जो आइडियोलॉजी से माओवादी बने हुए हैं, और साथ ही साथ उनका चला जाना जो पार्टी के आगे की दशा दिशा निर्धारित करते, ये तो नुकसान हुआ ही हुआ वैचारिक तौर पर। हथियार के तौर पर इतने सारे ऑटोमेटिक वेपन जो उन्होंने अलग अलग जगह से जवानों से लूटे, अलग अलग मुठभेड़ों में और अलग अलग एम्बुसों में, वो सारे हथियार माओवादियों ने वापस सरकार को लाकर दे दिया। और कारतूसों के साथ मैं जब गया हुआ था रुपेश से इंटरव्यू करने के लिए, तब मैंने बहुत सारे माओवादियों के वेपन देखे थे, तो उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से सारे वेपन लोडेड थे, AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसे हथियार, और सब में कारतूस पूरी तरह से लोड थे और उसके साथ अलग अलग मैगजीन और भी रखे होते। तो सबसे बड़ी बात जो हर बार मैं बोलता था कि माओवादियों के पास हथियार तो है, लेकिन कारतूसों की क्या स्थिति है, ऐसे में इतने सारे कारतूस का चला जाना, तो माओवादियों को ये अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। और इसमें खास बात यह है कि पुलिस को मशक्कत नहीं करनी पड़ी इस सफलता को अर्जित करने पड़े के लिए, इस सफलता को। लेकिन ये माहौल बनाने के लिए हालांकि फोर्स ने बहुत तगड़ी मेहनत की है, क्योंकि 2024 के बाद से जिस तरह से लगातार धुआंधार ऑपरेशन जवानों ने किया, लगातार सफलताएं अर्जित की, और हालांकि इन सफलताओं में कुछ विवादित सफलताएं भी हैं, लेकिन लगातार ऑपरेशन किया जवानों ने, ताबड़तोड़ मेहनत की, और उसके बाद ये माहौल बनाया कि माओवादी खुद से इस परिणाम तक पहुंचे, इस फैसले तक पहुंचे कि वो हथियार लेकर वापस मुख्य धारा में चले आए। पूरे माओवादी नहीं आए, लेकिन बड़ी संख्या में आए। ये काडर, ये संख्या निश्चित ही तौर पर माओवादियों के लिए बड़ा नुकसानदायक होगी। अमित शाह ने दावा तो किया है कि 31 मार्च तक पूरा जो सशस्त्र माओवाद समाप्त हो जाएगा तेलंगाना में, लेकिन मैंने ये सवाल कई बार पूछा है कि तेलंगाना में विचारधारा आज भी जीवित है, क्योंकि जब भी कोई सीनियर कैडर की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार में जो भीड़ उमड़ती है, वो भीड़ दरअसल उस विचारधारा को समर्पण या समर्थन करने वाली भीड़ होती है। तो अगर विचारधारा जिंदा है और 31 मार्च के बाद सब कुछ यहाँ सामान्य हो जाएगा, तो उसके बाद सरकार को यह एहतियात बरतना होगा कि वो इस तरह के कोई काम ना करे, कोई कृत्य ना करे कि जिससे कि निचला तबका दुखी हो, विद्रोही हो, और फिर उसे विचारधारा से, आइडियोलॉजी से उसके रास्ते को फिर से बदल दिया जाए। आज एक फिर से ऐतिहासिक मुख्य धारा में वापसी हुई है माओवादियों की। इसे समर्पण नहीं कहना चाहिए, और माओवादी भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समर्पण नहीं, वो माओवादी जो अब भूतपूर्व हो चुके हैं, जो आ चुके हैं, और सरकार भी अब इस बात पे सहमत है कि ये समर्पण नहीं, मुख्य धारा में वापसी है। मुझे लगा ये प्राथमिक तौर पर आपको जानकारी दे दूं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको लगे और भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।